नमस्ते और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज के नए सीजन में आपका स्वागत है। जी, एक बड़े इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास को समझने की एक कोशिश है। और ये प्रोजेक्ट पुणे की फ्लेम यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा समर्थित है। इस नए सीजन में हम अपने आज के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने के पीछे की दिलचस्प कहानियों में और गहराई से उतर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे आंध्र राज्य के गठन के पीछे के लंबे इतिहास की। हाँ, और ये बातचीत इंडिया स्टेट स्टोरीज में हमारी टीम के लिखे एक लेख पर आधारित है और इन लेखों को गूगल के नोटबुक एलएम की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। शो नोट्स में आपको उस लेख का लिंक मिल जाएगा। उतार चढ़ाव भरी कहानी है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्या ये सिर्फ भाषा की बात थी कि हम सब तेलुगु बोलते हैं, हमें अपना राज्य चाहिए, या इसके पीछे कुछ और भी था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए इसकी जड़ें सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि संस्कृति में भी हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में कंदुकूरी वीरेशलिंगम जैसे जो समाज सुधारक और लेखक थे, उनके काम ने तेलुगु भाषियों में एक सांस्कृतिक जागृति पैदा की। अच्छा। लोगों में अपनी भाषा को लेकर, अपने साहित्य को लेकर एक नया गर्व महसूस होने लगा। तो मतलब पहले एक सांस्कृतिक पहचान बनी और फिर उस पहचान ने एक राजनीतिक रूप लेना शुरू किया। बिल्कुल। राजनीतिक चिंगारी हमें दिखती है 1913 में, जब आंध्र महाजनसभा ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह मांग रखी कि मद्रास प्रेसिडेंसी के जो तेलुगु भाषी उत्तरी जिले हैं उनको मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया जाए। लेकिन उस समय ऐसी मांग करने के पीछे तर्क क्या दिया जा रहा था? क्या सिर्फ ये कि हमारी भाषा अलग है? नहीं, तर्क बहुत प्रैक्टिकल था। उनका कहना था कि मद्रास प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी है और प्रशासन बहुत दूर, मतलब चेन्नई से चलता है। अच्छा। और इस वजह से तेलुगु भाषी इलाकों के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर उनका अपना प्रांत होगा, अपनी सरकार होगी, तो प्रशासन लोगों के ज्यादा करीब आएगा और विकास बेहतर होगा। यानी भाषा एक पहचान तो थी, लेकिन असली मुद्दा विकास और बेहतर गवर्नेंस का था। हाँ, और ये विचार धीरे धीरे मजबूत होता गया। इसका एक बहुत बड़ा सबूत है 1937 का श्रीबाग समझौता। ये एक बहुत ही अहम मोड़ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें तटीय आंध्र और रायलसीमा, जो दो अलग अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, उनके नेता एक साथ आए और एक संयुक्त तेलुगु राज्य के विचार पर सहमत हुए। तो आजादी से पहले ही ये सारे तैयारी हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी भी सैद्धांतिक रूप से भाषाई राज्यों के पक्ष में थी। तो फिर आजादी के बाद ये मांग तुरंत पूरी क्यों नहीं हुई? यहाँ पर कहानी में क्या मोड़ आया? यहाँ कहानी एक तरह से पूरी तरह पलट जाती है। देखिए, आजादी मिली, लेकिन देश के बंटवारे की एक भयानक कीमत पर। हाँ। ये समझना जरूरी है कि उस वक्त के जो नेता थे, नेहरू, पटेल, ये सब बंटवारे के सदमे से गुजर रहे थे। उनके लिए देश को एक रखना सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। तो उन्हें डर था कि देश और टुकड़ों में बंट सकता है? बिल्कुल। उन्हें डर था कि अगर भाषा के नाम पर और बंटवारे हुए तो देश बाल्कनाइजेशन का शिकार हो सकता है, मतलब छोटे छोटे कमजोर टुकड़ों में बिखर सकता है। भाषा एक बहुत ही भावनात्मक पहचान है और उन्हें लगा कि ये नई नई बनी राष्ट्रीय पहचान पर हावी हो सकती है। इसलिए जो कांग्रेस आजादी से पहले भाषाई राज्यों की बात करती थी, वही अब हिचकिचाने लगी। तो क्या इस पर कोई स्टडी या कमीशन बनाया गया? हाँ, पहले धर आयोग बनाया गया और उसके बाद एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनी, जेवीपी समिति। जेवीपी? जी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया खुद शामिल थे। और दोनों ने एक ही बात कही, अभी समय सही नहीं है, देश की एकता सबसे ऊपर है, इसलिए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन फिलहाल टाल देना चाहिए। जाहिर है आंध्र के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। मतलब सालों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ दिख रहा था। लोगों में जबरदस्त गुस्सा और निराशा थी। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनसे किया गया वादा तोड़ा जा रहा है। और इसी माहौल में एक गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीमुलु सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही तो मैं आमरण अनशन करूंगा। 1952 में उन्होंने अपना अनशन शुरू कर दिया। 58 दिनों का अनशन? ये तो अविश्वसनीय है। उस वक्त सरकार पर कितना दबाव रहा होगा? शुरुआत में केंद्र सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि ये दबाव बनाने की एक और कोशिश है, लेकिन श्रीमुलु अपनी बात पर अड़े रहे। और 58 दिनों के बाद 17 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु ने सब कुछ बदल दिया होगा। उनकी मृत्यु एक
चिंगारी की तरह थी जिसने पूरे आंध्र में आग लगा दी। हिंसक प्रदर्शन हुए, दंगे भड़क उठे, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया गया। जन आक्रोश का ऐसा सैलाब आया कि दिल्ली में बैठी सरकार हिल गई। मतलब प्रधानमंत्री नेहरू को एहसास हुआ कि इसे अब और टाला नहीं जा सकता। बिल्कुल, उनके बलिदान ने आखिरकार सरकार को वो करने पर मजबूर कर दिया जो वो इतने सालों से टाल रही थी। तो उनकी मृत्यु के बाद ही घोषणा हुई? हाँ, उनकी मृत्यु के सिर्फ कुछ ही दिनों बाद नेहरू ने संसद में अलग आंध्र राज्य बनाने की घोषणा कर दी और इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र राज्य अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी कुर्नूल को बनाया गया। ये तो एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम कर दी। बिल्कुल। तो 1953 में भारत का पहला भाषाई राज्य तो बन गया, लेकिन नक्शा अभी भी अधूरा था। कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो निजाम की हुकूमत में था, तेलंगाना, वो अभी भी इस तस्वीर से बाहर था। उसे इस नए राज्य में लाना एक बिल्कुल अलग चुनौती रही होगी। वहां क्या चल रहा था? ये कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा जटिल हिस्सा है। तेलंगाना उस समय हैदराबाद राज्य का हिस्सा था, जहां तेलुगु के अलावा मराठी और कन्नड़ बोलने वाले लोग भी थे। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह थी कि तेलंगाना की अपनी एक अलग पहचान थी। वो दशकों तक निजाम के राज में रहे थे। उनका प्रशासनिक ढांचा, जमीन के कानून, यहां तक कि उनकी बोली भी तटीय आंध्र के लोगों से काफी अलग थी। एक मिनट, तो तटीय आंध्र के नेता जो इतने सालों से अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, वो विलय के लिए इतने उत्सुक क्यों थे? और तेलंगाना के नेता जिनकी अपनी एक अलग पहचान थी, वो इसमें शामिल होने के लिए तैयार क्यों हुए, भले ही डर के साथ? मतलब दोनों के लिए इसमें क्या था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आंध्र के नेताओं का एक सपना था विशाल आंध्र का, यानी सभी तेलुगु भाषियों का एक महान राज्य। तेलंगाना के जुड़ने से ये सपना पूरा होता। और तेलंगाना के नेता? वो एक दुविधा में थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने उन्हें अलग राज्य बनाने का विकल्प भी दिया था, लेकिन उन पर बहुत दबाव था। उन्हें डर था कि अगर वे अकेले रहे तो आर्थिक रूप से पिछड़ जाएंगे। लेकिन उन्हें विलय से भी तो डर था। उन्हें लग रहा था कि तटीय आंध्र के लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर थे, वे उन पर हावी हो जाएंगे। यही उनका सबसे बड़ा डर था। उन्हें लगा कि उनकी नौकरियां, उनके संसाधन, सब कुछ आंध्र के लोगों के हाथ में चला जाएगा। इसी डर को दूर करने के लिए अक्टूबर 1956 में एक जेंटलमैन्स अग्रीमेंट यानी सज्जन समझौते पर दस्तखत हुए। एक जेंटलमैन्स अग्रीमेंट सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि कागज पर किए गए वादे अक्सर जमीनी हकीकत से टकराकर टूट जाते हैं। इस समझौते में ऐसा क्या खास था? इसमें तेलंगाना के लोगों के लिए कई तरह के सेफगार्ड यानी सुरक्षा उपायों का वादा किया गया था। जैसे सरकारी नौकरियों और शिक्षा में उनके लिए कोटा होगा, सरकारी खर्च का एक हिस्सा तेलंगाना पर ही लगेगा, और मुख्यमंत्री अगर आंध्र से होगा तो उप मुख्यमंत्री तेलंगाना से होगा। इन्हीं आश्वासनों के बाद तेलंगाना के नेता विलय के लिए राजी हुए। और फिर 1 नवंबर 1956 को विशाल आंध्र का सपना पूरा हुआ और आंध्र प्रदेश राज्य बना। हाँ, और हैदराबाद को इसकी राजधानी चुना गया। ये एक बहुत प्रैक्टिकल फैसला था, क्योंकि निजाम की वजह से हैदराबाद पहले से ही एक रेडीमेड राजधानी थी। वहां सारी सरकारी इमारतें, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। तो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के साथ एक नए राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन जैसा मैंने कहा, ऐसे समझौते अक्सर टिकते नहीं। दशकों बाद 2014 में राज्य का फिर से बंटवारा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या वो समझौता पूरी तरह से नाकाम रहा? हम कह सकते हैं कि इस समझौते की आत्मा का पालन नहीं किया गया। ये एक तरह की शादी थी जिसमें नियम तो तय हो गए थे, लेकिन सम्मान और बराबरी की भावना कभी पैदा ही नहीं हुई। समय के साथ तेलंगाना के लोगों का अविश्वास बढ़ता गया और उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हो रहा है। वो कौन सी मुख्य शिकायतें थीं जो बार बार सामने आ रही थीं? सबसे पहली और बड़ी शिकायत मुल्की नियमों को लेकर थी। अच्छा, मुल्की नियम मतलब? मुल्की का मतलब था तेलंगाना का स्थानीय निवासी, जिसके लिए सरकारी नौकरियां आरक्षित थी। लेकिन आरोप ये लगे कि आंध्र क्षेत्र के लोग झूठे सर्टिफिकेट बनवाकर ये नौकरियां हड़प रहे थे। ये तेलंगाना के युवाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। यानी नौकरियों पर जो उनका पहला हक था वो छीना जा रहा था। बिल्कुल। दूसरी बड़ी शिकायत थी पैसे के बंटवारे को लेकर। हैदराबाद, जो तेलंगाना में था, आईटी और दूसरे उद्योगों की वजह से राज्य के लिए खूब पैसा कमा रहा था। सही बात है। लेकिन तेलंगाना के लोगों का आरोप था कि इस कमाई को तेलंगाना के पिछड़े इलाकों पर खर्च करने के बजाय आंध्र क्षेत्र की बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं ने लगाया जा रहा है। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। मतलब
पैसा हमारा और फायदा किसी और का। हाँ, और तीसरा मुद्दा था संस्कृति का। तेलंगाना के लोगों को महसूस होने लगा कि उनकी बोली, उनके त्योहारों, उनके इतिहास को कमतर समझा जा रहा है। उन्हें लगा कि पूरे राज्य पर तटीय आंध्र की संस्कृति थोपी जा रही है। ये तीनों बातें, नौकरी, पैसा और सम्मान, मिलकर एक बड़े असंतोष में बदल गईं। तो विलय की नींव में जो डर की दरारें थीं, वे समय के साथ और चौड़ी होती गईं। और इसी असंतोष ने अलग तेलंगाना आंदोलन को जन्म दिया। इस आंदोलन को नई जान मिली 2001 में, जब के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS बनाई, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, अलग तेलंगाना राज्य। जी बिल्कुल। और इस आंदोलन में भी हमें पुट्टी श्री रामुलु की तरह ही अनशन का एक अध्याय देखने को मिलता है। हाँ, इतिहास ने खुद को एक तरह से दोहराया। केसीआर ने भी आमरण अनशन किया, जिसने इस आंदोलन को एक निर्णायक मोड़ दिया। पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे पर गया और दिल्ली पर दबाव इतना बढ़ा कि केंद्र सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। और 2014 में तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया। जी, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के जरिए। तो तेलंगाना के अलग होने के बाद जो बचा हुआ नया आंध्र प्रदेश था, उसके सामने क्या चुनौतियां थी? क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी और एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स हैदराबाद खो दिया था। ये तो एक तरह से शून्य से शुरुआत करने जैसा रहा होगा। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था और सबसे बड़ी और उलझी हुई चुनौती रही है राजधानी को लेकर। पहले तय हुआ कि अमरावती को एक वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाया जाएगा, सिंगापुर की तरह। हाँ, मैंने भी सुना था। इस पर काम भी शुरू हुआ, किसानों से हजारों एकड़ जमीन ली गई, बड़ा निवेश हुआ। लेकिन ये योजना भी सीधी नहीं चली, है ना? बिल्कुल नहीं। 2019 में राज्य में सरकार बदल गई। नई सरकार ने एक अजीब सा आइडिया पेश किया, 3 राजधानियों का मॉडल। 3 राजधानियां? हाँ, उनका तर्क था कि इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन होगा और राज्य के 3 अलग-अलग इलाकों का बराबर विकास होगा। उन्होंने कहा, अमरावती विधायी राजधानी होगी, विशाखापट्टनम कार्यकारी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी। सुनने में ही ये बहुत उलझा हुआ लगता है। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ जबरदस्त कंफ्यूजन और विरोध। जिन किसानों ने अमरावती के लिए अपनी जमीन दी थी, वे ठगा हुआ महसूस करने लगे। और फिर 2024 में सरकार फिर बदली और पुरानी सरकार वापस आ गई। हाँ, और उन्होंने आते ही ऐलान कर दिया कि अमरावती ही एकमात्र राजधानी होगी। इस पूरी उठापटक में न सिर्फ डेवलपमेंट रुका, बल्कि बहुत सारा पैसा और समय भी बर्बाद हो गया। ये तो काफी अस्थिरता वाली स्थिति है। राजधानी के अलावा और कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? दूसरी बड़ी चुनौती है तेलंगाना के साथ कृष्णा नदी के पानी का बंटवारा। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जो आज तक नहीं सुलझा है। इसके अलावा सरकार अब विशाखापत्तनम को हैदराबाद की तरह एक नया IT और फाइनेंस हब बनाने की कोशिश कर रही है और प्रशासन को लोगों तक पहुंचाने के लिए 2022 में एक बड़ा कदम उठाया गया, जब राज्य में जिलों की संख्या 13 से दोगुनी करके 26 कर दी गई। तो सीमाओं को बनाने, तोड़ने और फिर से बनाने की इस लंबी और जटिल कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? इसका बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी राज्य को सिर्फ एक भाषा के धागे से नहीं बांधा जा सकता। ये कहानी दिखाती है कि एक साझा भाषा के अंदर भी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दरारें हो सकती हैं। सही बात है। अगर एक समूह को लगता है कि विकास में उसकी हिस्सेदारी नहीं है या उसकी पहचान का सम्मान नहीं हो रहा, तो एक ही भाषा बोलना भी उन्हें एकजुट नहीं रख सकता। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने वाली कोई बात। यहाँ एक विरोधाभास पे गौर करना दिलचस्प है। देखिए, 1950 के दशक में भाषा के आधार पर राज्य बनाना एक प्रगतिशील विचार माना जाता था। ये प्रशासन को लोगों के करीब लाने और एक पहचान को मजबूत करने का तरीका था। हाँ। लेकिन 60 साल बाद उसी भाषाई राज्य का बंटवारा हुआ और उसका कारण भी यही था, उसी भाषा समूह के अंदर विकास और पहचान की असमानता। ये भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, और सवाल यह है कि जैसे जैसे भारत आर्थिक रूप से विकसित होता रहेगा, क्या भविष्य में नए राज्यों के गठन का आधार भाषा ही रहेगी, या फिर बेहतर प्रशासन, आर्थिक विकास की जरूरतें और क्षेत्रीय संतुलन जैसे कारक हमारी अंदरूनी सीमाओं को तय करने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाएंगे? आंध्रा और तेलंगाना की कहानी तो यही इशारा करती है कि भविष्य में विकास और समान अवसर जैसे मुद्दे शायद भाषाई एकता से भी ज्यादा अहम हो जाएंगे।